आज की कहानी एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसको सुलझाने में पुलिस को 2 साल का टाइम लग गया था। ये कहानी एक 22 साल की लड़की की है जो महज 22 साल की उम्र में ही कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ने की शुरुआत कर चुकी थी। इस केस में कत्ल को छुपाने के लिए आरोपियों ने एक मर्डर थ्रिलर मूवी बार बार देखी थी। उन्होंने उसे मूवी से प्रभावित होकर इस जुर्म को अंजाम दिया था। उन्होंने बहुत कोशिश की इस जुर्म को छुपाने की और वे इस कोशिश में 2 साल तक कामयाब भी हुए। वे पुलिस को गुमराह करने की हर वो मुमकिन कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस की कड़ी मेहनत और मशक्कत से इस केस का खुलासा हुआ। आरोपी उस मूवी को देखकर जुर्म करते समय ये भूल गए कि यह कोई रियल लाइफ नहीं है बल्कि रियल लाइफ है। वे कोई हीरो नहीं बल्कि विलेन है। ज़रूरी नहीं कि जो फिल्मों में होता है असल ज़िंदगी में भी ऐसा ही हो। माना कि फिल्में हमारे समाज का आईना होती हैं, लेकिन फिल्मों में घटित घटनाएं हमेशा सच और सही साबित नहीं होती। तो कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। इंदौर में 16 अक्टूबर 2016 को एक 22 साल की लड़की जिसका नाम ट्विंकल डांगरे था वो अचानक लापता हो जाती है। ट्विंकल डांगरे बेशक महज 22 साल की थी, लेकिन उसने राजनीति क्षेत्र में अपना एक अहम स्थान बना लिया था और वो इंदौर शहर के कांग्रेस पार्टी की सचिव यानी सेक्रेटरी थी। उसे राजनीति में बड़ा रुझान था। राजनीतिक हलकों में उसका उठना बैठना था। कॉलेज के समय से ही वो राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन से पहले बीजेपी पार्टी में हुआ करती थी। सोशल मीडिया पर भी वो एक्टिव रहा करती थी। तो इस तरह एक आम लड़की होते हुए महज 22 साल के होने के बावजूद चूंकि वो पॉलिटिशियन थी तो उसका इस तरह से गायब होना सबको चौंका देता है। मीडिया में भी सनसनी फैल जाती है। 16 अक्टूबर को सुबह सुबह वो अपने घर से नाश्ते का सामान लेने बाजार गई थी, लेकिन जब वो काफ़ी देर तक अपने घर वापस नहीं लौटती तो घर वाले परेशान हो जाते हैं और उस परेशानी में उसके घर वाले उसके दोस्तों, उसके जानने वालों, उसकी पार्टी के लोगों से फ़ोन पर उसके बारे में पूछते हैं कि कहीं ट्विंकल उनके साथ तो नहीं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। इस उम्मीद से कि वो लौट आएगी, जबकि उसका फ़ोन भी लगातार बंद आ रहा था, वो लोग ट्विंकल का इंतज़ार करते हैं और अपने तमाम दोस्तों एवं रिश्तेदारों में पता करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कहीं से ट्विंकल का कोई सुराग नहीं मिलता। तो जब इस तरह 24 घंटे गुजर जाते हैं तो ट्विंकल के माँ बाप को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है और इसके बाद ट्विंकल के माता पिता इंदौर के बड़गंगा पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी 22 साल की बेटी ट्विंकल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि उनकी बेटी 24 घंटे से गायब है और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस रिपोर्ट लिखती है, चूंकि वो एक आम लड़की के साथ साथ एक पार्टी की सेक्रेटरी भी थी तो उसके गायब होने की खबर अखबार की सुर्खियां बटोरने लगती हैं। पुलिस जांच शुरू करती है और सबसे पहले ट्विंकल की सीडीआर निकलवाई जाती है। तो 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर के कॉल डिटेल सब खंगाले जाते हैं। तो पता चलता है कि जिस दिन वो गायब हुई उस दिन की उसकी फ़ोन की लोकेशन आखिरी बार इंदौर से 100 किलोमीटर दूर बदनावर एक जगह है वहाँ का दिखा रही थी और इसके बाद मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है। अब बदनावर जाने के बाद मोबाइल का बंद हो जाना इस बात का सबूत दे रहा था कि बदनावर से ट्विंकल का कोई ना कोई कनेक्शन होगा। मोबाइल की लोकेशन वहाँ दिखाने का मतलब यही था कि खुद ट्विंकल भी वहाँ गई होगी, वहाँ उसकी मौजूदगी का पता चल रहा था मोबाइल लोकेशन के अनुसार। तो जब पुलिस ट्विंकल के माता पिता को बताती है कि ट्विंकल की लास्ट लोकेशन बदनावर की थी तो उसके माँ बाप बदनावर का नाम सुनते ही चौंक उठते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ट्विंकल की सगाई बदनावर के ही रहने वाले एक लड़के अमित के साथ हुई थी। तो पुलिस जब ये सुनती है कि ट्विंकल का मंगेतर बदनावर का ही रहने वाला है तो पुलिस के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। उन्हें लगता है कि ये केस चलो सॉल्व हो गया और ट्विंकल हो सकता है अपने मंगेतर के साथ बदनावर में ही होगी। तो पुलिस की एक टीम बदनावर पहुंचती है और ट्विंकल के मंगेतर अमित से पूछताछ करती है, लेकिन वहां जाकर पुलिस को फिर से मायूसी ही हाथ लगती है और उसकी वजह यह थी कि जब अमित से ट्विंकल के बारे में पूछा जाता है तो वो अमित पुलिस को बताता है कि 15 अक्टूबर को आखिरी बार उसकी ट्विंकल से बात हुई थी। उसके बाद ना ही उसकी ट्विंकल से कोई बात हुई है और ना ही उससे मुलाकात हुई है। पुलिस द्वारा अमित के भी कॉल डिटेल खंगाले जाते हैं, साथ ही अमित के घर वालों के भी कॉल डिटेल खंगाले जाते हैं और अमित के बयान से फिर पुलिस वालों को लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। तो पुलिस वापस बदनावर से मायूस लौटती है और इसके बाद फिर से तफ्तीश आगे बढ़ाई जाती है।
अब जाहिर सी बात है कि ट्विंकल के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी ट्विंकल के माँ बाप को ही दे सकते थे। तो पुलिस वाले उसके माँ बाप से पूछताछ करके ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा, वो कहाँ जा सकती है, क्या उसकी किसी से दुश्मनी या झगड़ा तो नहीं था। लेकिन इसी बीच कहीं से पुलिस को एक टिप मिलती है कि जो ट्विंकल के माता पिता हैं उनके साथ ट्विंकल का रिश्ता ठीक नहीं है, उनके बीच आए दिन झगड़े होते रहते हैं। और ट्विंकल ने अपने माँ बाप के खिलाफ पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन दर्ज करवा रखी थी कि उसके माँ बाप उसे तंग करते हैं, उसे टोकते हैं, डांटते हैं। तो जब पुलिस ने इस बात की तस्दीक की तो पता चला कि हाँ, ट्विंकल ने अपने माँ बाप के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई थी। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार ट्विंकल अपने माता पिता के खिलाफ पुलिस में जा चुकी थी। तो पुलिस को ये बात बड़ी अजीब लगती है और इसके बाद पुलिस को ट्विंकल के माँ बाप पर ही शक होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने ही अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है और कहीं यही लोग तो ट्विंकल के गुमशुदगी के पीछे तो नहीं। ये सोचकर पुलिस ट्विंकल के घर जाकर उसके माँ बाप से बहुत डिटेल में पूछताछ करती है। पूछताछ करने पर पुलिस को यह एहसास होता है कि नहीं, ट्विंकल के माँ बाप का उसकी गुमशुदगी में कोई हाथ नहीं है। तो ये दूसरी बार था कि पुलिस को फिर से मायूसी ही हाथ लगती है। कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिलती जिससे इस केस के बारे में रोशनी डाला जा सके। लेकिन चलते चलते पुलिस को ट्विंकल के माँ बाप बताते हैं कि इंदौर में ही एक बीजेपी के नेता हैं जो बड़े नेताओं में से हैं और वो पूर्व महामंत्री भी रहे हैं। उनका नाम जगदीश करोतिया है। जगदीश करोतिया के साथ ट्विंकल के अच्छे रिश्ते थे। हालांकि जगदीश करोतिया की उम्र 65 साल के करीब है, जबकि ट्विंकल महज 22 साल की है। फिर भी इन दोनों के बीच अच्छे गहरे संबंध थे। ट्विंकल के माता पिता पुलिस से कहते हैं कि जगदीश करोतिया को पता हो सकता है कि ट्विंकल कहाँ है, क्योंकि ट्विंकल का जगदीश करोतिया से काफ़ी मिलना जुलना था और इसी जगदीश करोतिया के कारण ही ट्विंकल का अपने माँ बाप से अक्सर झगड़ा हुआ करता था। ट्विंकल के माँ बाप को ट्विंकल का जगदीश करोतिया से मिलना जुलना पसंद नहीं था। इसी बात को लेकर वो लोग अपनी बेटी पर रोक टोक करते थे और उसे डांट लगाते थे। उन्हें लगता था कि शायद जगदीश करोतिया की नीयत में खोट है, वो उनकी बेटी के लिए ठीक नहीं है। वो इसी बात को लेकर अपनी बेटी को समझाते थे, लेकिन ट्विंकल उनकी कोई बात नहीं मानती थी। और पुलिस की तफ्तीश में ये भी पता चला था कि जब ट्विंकल कॉलेज से फारिग हुई तो चूंकि वो पॉलिटिक्स में आना चाहती थी, तो जब उसकी मुलाकात जगदीश करोतिया से हुई तो जगदीश ने अपनी पावर के जरिए ट्विंकल को बीजेपी में किसी पद पर स्थान भी दिलवाया था। लेकिन फिर बाद में किसी कारणवश ट्विंकल से ये कहा गया कि तुम बीजेपी से बेहतर है कि कांग्रेस में चली जाओ। और इसके बाद एक बार फिर जगदीश करोतिया की ही मेहरबानी से ट्विंकल इंदौर शहर में कांग्रेस की सेक्रेटरी बनाई गई। तो ये सारी बातें जब पुलिस को पता चली तो अब फिर पुलिस का तीसरा शक जगदीश करोतिया पर ही हुआ। पुलिस को लगा कि बीजेपी नेता जगदीश करोतिया जरूर इस बारे में कुछ न कुछ जानते होंगे। इसके बाद पुलिस जगदीश करोतिया के पास पहुंचती है। वो एक बड़े नेता थे। उस समय शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री थे, यानी कि बीजेपी की ही सरकार। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को भी फूंक फूंक कर कदम रखना था। खैर, किसी तरह पुलिस जगदीश करोतिया के घर जाती है और जगदीश से पूछताछ करती है। लेकिन जगदीश पुलिस को बताते हैं कि उनकी कोई मुलाकात इधर हाल के दिनों में ट्विंकल से नहीं हुई है, ना ही उससे कोई बातचीत हुई है। लेकिन जगदीश ने बताया कि मेरी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन मेरे बड़े बेटे से ट्विंकल की उस दिन बात हुई थी और उसने अपने मोबाइल के जरिए उसे बताया था कि वो अब अपने परिवार से तंग आकर घर छोड़कर कहीं जा रही है। उसका उसके घर वालों से झगड़ा हो गया है। तो इस मैसेज से साफ पता चल रहा था कि वो माँ बाप से उसका झगड़ा हुआ है, तो वो घर छोड़कर कहीं चली गई है। तो कुल मिलाकर पुलिस को जगदीश करोतिया से पूछताछ में कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिलती जिससे पुलिस उन पर शक करे। तो अब इस बार भी पुलिस के हाथ खाली के खाली थे, सिवाय इस जानकारी के ट्विंकल अपने माँ बाप से झगड़ा करके खुद से कहीं चली गई है। इसके बाद फिर से ट्विंकल की हिस्ट्री पुलिस खंगालने की कोशिश करते हैं। उसके कॉलेज के दिनों से लेकर अब तक की सारी जानकारी पुलिस इकट्ठी करती है। उसके मिलने जुलने वालों, उसके दोस्तों से, रिश्तेदारों से कई बार पूछताछ की जाती है। बॉयफ्रेंड के होने की भी आशंका पुलिस जताती है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश और मशक्कत करने के बावजूद भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती है। पुलिस के ऊपर केस सॉल्व करने का दबाव बढ़ता जाता है। पुलिस की तमाम कोशिशें नाकाम रहती हैं। वक्त गुजरता रहता है, लेकिन पुलिस वहीं की वहीं रहती है। फिर इसी बीच पुलिस को पहले टिप की तरह दूसरा गुमनाम टिप मिलता है। कोई अज्ञात व्यक्ति पुलिस तक ये बात पहुंचाता है कि ये जो बीजेपी के नेता हैं जगदीश करोतिया, इन्होंने अपने फार्म हाउस पे उसी वक्त जिस दिन ट्विंकल गायब हुई थी उसके अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को नगर निगम के कुछ कर्मचारियों को बुलाया था और वहां पे एक गड्ढा खुदवाया था और उन्होंने ये कहा था
कि उनका जो पालतू कुत्ता है उसकी मौत हो गई है और हमें उस कुत्ते को दफनाना है। तो बाकायदा नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाकर फार्म हाउस में गड्ढा खुदवाया गया है। जब ये बात पुलिस को पता चली किसी गुमनाम व्यक्ति के द्वारा, तो पुलिस की टीम बेहद खुश होती है। अब ये केस उन्हें सुलझता हुआ नजर आने लगा था। पुलिस की टीम कुछ कर्मचारियों को लेकर जगदीश करौतिया के फार्म हाउस पर पहुंचती है और उस अज्ञात व्यक्ति के निशानदेही पर फार्म हाउस में उस गड्ढे की जगह की तलाश की जाती है। उधर जगदीश करौतिया को भी बुलाया जाता है। वो लगातार विरोध कर रहे थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस कुछ मानने को तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि हमें पक्की खबर मिली है। इसके बाद जगदीश करौतिया के तमाम विरोध के बावजूद पुलिस उनके फार्म हाउस में गड्ढा खुदवाती है। जब गड्ढा खोदा जाता है तो कुछ देर के बाद अंदर से पुलिस को कुछ चीजें मिलती हैं। पुलिस के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आती है कि फाइनली इतनी जद्दोजहद और मशक्कत के बाद हमें कुछ मिला तो सही। पुलिस को वहां से कुछ हड्डियां मिलती हैं। पुलिस और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद वो कंकाल निकाले जाते हैं, लेकिन वहां पे मौजूद जो एक्सपर्ट थे वो पहली ही नजर में ये भांप लेते हैं कि ये कोई इंसान का कंकाल नहीं है। बाद में पता चला कि ये जो कंकाल और हड्डियां थी वो असल में कुत्ते की ही हैं। तो पुलिस जो अब तक बहुत खुश हो रही थी वो फिर से मायूस हो जाती है। इसके बारे में जब जगदीश करौतिया से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारा कुत्ता मर गया था तो हमने इस फार्म हाउस में ही उसे दफना दिया था और बाकायदा नगर निगम के कर्मचारियों को बुलवाकर यह किया गया था। कोई चोरी चुपके नहीं किया था। अब ये बात साफ हो गई थी कि करौतिया परिवार झूठ नहीं बोल रहा है। अब पुलिस के लिए बड़ी कठिनाई थी क्योंकि जगदीश करौतिया बीजेपी के एक बड़े नेता थे। तो पुलिस को लताड़ा गया, उनकी फजीहत हुई। पुलिस को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा क्योंकि पुलिस ने गलत सूचना पर जाकर फार्म हाउस में खुदाई की, उनके साथ आरोपियों वाला बर्ताव किया। इस तरह अब नेताजी को मौका मिल गया था एक तरह से पुलिस के ऊपर चढ़ाई करने का, उन्हें फटकारने का। और इस तरह ये केस फिर से वहीं पहुंच गया जहां पे ये पहले दिन से था। पुलिस जांच करती रहती है, बीच बीच में जो भी सुराग मिलता है, कोई लीड मिलती है, उस पर काम करते रहती है। लेकिन ट्विंकल का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगता। ना ट्विंकल की खबर मिलती है, ना ही खुद ट्विंकल ही मिलती है। ना कोई आसपास कोई ऐसी लाश मिलती है जिससे ये मान लिया जाए कि ट्विंकल अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस को और ट्विंकल के घर वालों को ये तक पता नहीं था कि ट्विंकल अब जिंदा भी है या नहीं, और अगर मर गई तो उसकी लाश कहाँ है। और इस सारी इन्वेस्टिगेशन में लगभग 1.5 साल का वक्त गुजर जाता है। 2016 का ये मामला था और 2018 अप्रैल का महीना आ जाता है और पुलिस के पास ट्विंकल से जुड़ा कोई क्लू नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। जब वक्त इतना बीत गया और कुछ भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन इन सब के बीच पुलिस को लग रहा था कि ट्विंकल के गायब होने में हो न हो इन्हीं लोगों का हाथ है। ट्विंकल का मंगेतर अमित हो या उसके माता पिता या फिर बीजेपी के नेता जगदीश करौतिया, क्योंकि इन 1.5 सालों के वक्त में कोई चौथा कैरेक्टर इस केस में सामने नहीं आया था। तो आखिर में ये सब कुछ जब नहीं हो पाता तो पुलिस एक फैसला करती है ट्विंकल के गायब होने के लगभग 1.5 साल बाद। तो चूंकि पुलिस को जगदीश करौतिया पर सबसे ज़्यादा शक था, क्योंकि उन दोनों के रिश्तों को लेकर बहुत चर्चाएं होने लगी थीं, तो पुलिस अप्रैल 2018 में अदालत पहुंचती है और अदालत से जाकर ये इजाज़त लेती है कि हमें इस केस में कुछ लोगों के कुछ ब्रेन टेस्ट करवाने हैं, जिसमें किसी के ब्रेन दिमाग को पढ़कर उसके अंदर जो राज छुपे हैं उसको निकालने का काम होता है। तो ये एक तरह की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है। तो उसके लिए पहली बार इंदौर पुलिस कोशिश करती है और असल में इस टेस्ट का नाम था ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर टेस्ट। इसको शॉर्ट में BEOS कहते हैं। अब ये जो टेस्ट है उसमें किसी के दिमाग को पढ़ने की कोशिश की जाती है उस वक्त जब कोई पूरी तरह से होश में ना हो, और उसको एक्सपर्ट के जरिए किया जाता है। इसमें पूछने पर एक्सपर्ट द्वारा सच और झूठ का पता लगाया जा सकता है। तो इस टेस्ट की इजाज़त मांगने पर पुलिस को कोर्ट द्वारा ये इजाज़त दे दी जाती है। तो पुलिस ने ट्विंकल के माँ बाप और जगदीश और उनके बेटों का टेस्ट कराने का फैसला किया। पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी था, लेकिन पुलिस ने जगदीश को किसी तरह ये कहकर मनाया कि इस तरह आप इस शक के दायरे से एकदम बाहर हो जाएंगे। कोर्ट से परमिशन लेने के बाद पुलिस ट्विंकल के माँ बाप जगदीश करौतिया और उनके तीनों बेटे अजय करौतिया, विजय करौतिया और विनय करौतिया सभी का BEOS टेस्ट कराती है हैदराबाद में। माँ बाप के ऊपर जब ये टेस्ट होता है तब ये क्लियर हो जाता है कि उनमें कोई ऐसी चीज़ पता नहीं चलती है जो इस केस पर रोशनी डाल सके, जिससे पता चलता है कि वो बिल्कुल बेदाग हैं। लेकिन जैसे ही जगदीश करौतिया और उनके बेटों का ये टेस्ट होता है तो पुलिस जिस केस को 1.5 साल से सुलझाने की कोशिश कर रही थी वो अचानक सॉल्व हो जाता है
और उस टेस्ट से ये पता चलता है कि ये लोग ट्विंकल की गुमशुदगी के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पर समस्या ये हो रही थी कि इस टेस्ट के आधार पर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऐसे किसी भी टेस्ट के जरिए जो बयान है अदालत में वो मान्य नहीं है, क्योंकि अदालत का ये मानना है कि ड्रग्स के असर में रहते हुए ज़्यादातर ये टेस्ट होता है, तो ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो अदालत इसको एक सबूत के तौर पर नहीं मानती है। लेकिन इस टेस्ट से पुलिस को पहली कामयाबी तो मिल गई थी। अब पुलिस ने सोचा कि इनको गिरफ्तार करने से पहले जो इन्होंने बताया, जो सुराग मिले, उनकी छानबीन कर ली जाए। तो उस टेस्ट के दौरान इन्होंने जो पूरी कहानी बताई, उसके बाद पुलिस ने इनकी तफ्तीश की और जो कहानी निकली वो यह थी कि कातिल कोई और नहीं, जगदीश करौतिया और उसके तीनों बेटे ही थे। हुआ यह था कि जगदीश करौतिया और ट्विंकल के बीच गहरे संबंध थे, करीबी रिश्ते थे। इतने करीबी रिश्ते थे कि बाद में ट्विंकल जिद करने लगी कि वो जगदीश के घर में रहना चाहती है, उनसे शादी करना चाहती है। लेकिन जगदीश करौतिया उसे अपने घर में रख नहीं सकते थे। उनकी अपनी फैमिली और बच्चे थे, उनके 3 जवान बेटे थे, उनका समाज में नाम और रुतबा था। और ट्विंकल को लेकर जगदीश के पत्नी और उनके बेटे भी नाराज रहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई उनके बीच में आए। उसे काफ़ी समझाया, लेकिन ट्विंकल को उस घर में ही रहना मंजूर था। वो अड़ी रही, वो उनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं हुई। तब इन करौतिया परिवार के लोगों ने फैसला किया कि अब जब वो किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है तो उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। और इसी प्लान के तहत 16 अक्टूबर 2016 की सुबह करीब 11 बजे जगदीश करौतिया ने ट्विंकल को बुलाया। उन्होंने कहा कि आओ, तुमको अपने घर में तो नहीं, बल्कि तुम्हें एक अलग अच्छा सा घर लेकर देते हैं, तुम वहाँ आराम से रहना और वो घर दिखाने तुमको ले चलते हैं। ट्विंकल उनकी बातों में आ जाती है और वो उनके पास चली जाती है। उसके बाद वे लोग ट्विंकल को एक जगह जो वहाँ से काफ़ी दूर है, इमारटेन, इंदौर के बाहर है, अपने साथ लेकर जाते हैं। और इनका एक और साथी था नीलेश, उसके खेत में एक फार्म हाउस था, वहाँ ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद ट्विंकल का ये लोग मिलकर रस्सी से गला कसकर कत्ल कर देते हैं और मारने के बाद नीलेश के खेत में ही उसकी लाश को दफनाने का फैसला करते हैं। लेकिन नीलेश मना कर देता है कि मेरे खेत में लाश मत दफनाओ, कल को हो सकता है कि मैं पकड़ा जाऊं। तो उसके मना करने के कारण फिर नीलेश, जगदीश और जगदीश के बेटे उसकी लाश को कपड़े में लपेटते हैं और गाड़ी में डालकर घर ले जाते हैं अपने फार्म हाउस पर। दूसरे दिन नगर निगम के कर्मचारियों को फ़ोन करके बुलाया जाता है, उनसे कुत्ते के मौत का कहकर गड्ढा खुदवाया जाता है। गड्ढा खोदने के बाद वो लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ये लोग ट्विंकल की लाश को बाहर निकालकर उस गड्ढे में डालते हैं। इसके बाद बाकी कचरा, लकड़ियाँ डालकर उसी गड्ढे में ट्विंकल की लाश को जला दिया जाता है। लाश जलाने के बाद जो बाद में उसके अवशेष बचे, जैसे राख, हड्डियाँ, उसकी वो सब उठाकर वे लोग एक नाले में ले जाकर फेंक देते हैं और उसी गड्ढे में बाद में कुत्ते को दफना देते हैं और गड्ढा फिर से बंद कर देते हैं। और ऐसा उन्होंने दृश्यम मूवी देख कर किया था, जहां एक्टर लाश को पुलिस स्टेशन में दफनाता है और अपने घर में जानवर को, जिससे बाद में खुदाई के दौरान उसके घर के गड्ढे में से एक जानवर की लाश निकलती है और पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। तो उन्होंने भी इस फिल्म को बार बार कई बार देखा और इसी फिल्म से प्रभावित होकर उन्होंने इस मर्डर की साजिश रची, ताकि गड्ढे में से कुत्ते की लाश निकले और ट्विंकल की मौत का किसी को कुछ पता ही न चले। कत्ल करने के बाद जो पहली बात इन्होंने पुलिस को बताई कि ट्विंकल के अपने माँ बाप से रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो ये जगदीश और उसके बेटों ने ही पुलिस को गुमराह करने के लिए बताई थी। पुलिस को उन पर शक नहीं हो, इसीलिए कत्ल के बाद ट्विंकल का मोबाइल फ़ोन जगदीश का बेटा लेकर बदनावर जाता है, जहां पर ट्विंकल के मंगेतर का घर था। वहां तक वो फ़ोन को ऑन मोड में लेकर जाता है और वहां जाते ही वो फ़ोन को बंद कर देता है और वहीं पर ट्विंकल का मोबाइल फ़ोन फेंक कर वापस चला आता है, ताकि लास्ट लोकेशन वहाँ की दिखे। इसके बाद पूछताछ में वो बताता है कि एक व्हाट्सएप मैसेज आया था जो ट्विंकल ने भेजा था, जिसमें उसने बताया था कि मैं घर से जा रही हूँ, मेरी अपने घर वालों से लड़ाई हो गई है। ये मैसेज भी उसका बेटा ही उसके मोबाइल फ़ोन से वहीं से करता है, ट्विंकल के फ़ोन से अपने फ़ोन पे। ये सब प्लानिंग उन लोगों ने ट्विंकल को मारने के बाद और उसके मारने से पहले की थी। बाद में पुलिस की छानबीन में ये भी खुलासा हुआ कि ट्विंकल के जगदीश करौतिया से संबंध तो थे ही, इसके बावजूद उसके संबंध उसके बेटे अजय करौतिया से भी थे। उन लोगों की निशानदेही पर पुलिस ने उस खेत के फार्म हाउस में दफन ट्विंकल की बिछिया, उसके कुछ कपड़े, ब्रेसलेट वगैरह बरामद भी किए थे। और यह बात कि करौतिया परिवार के फार्म हाउस पर एक गड्ढा खुदवाया गया है, करौतिया परिवार के द्वारा ही लीक कराई गई थी, ताकि पुलिस आए, गड्ढा खुदवाए, लेकिन पुलिस को उस गड्ढे में से कुत्ते के कंकाल मिले और पुलिस को फटकारा जा सके, उनकी फजीहत की जा सके।
तो स्टेप बाय स्टेप इन लोगों ने प्लानिंग की थी और इस प्लानिंग की वजह से ही ये केस इतना लंबा चला। इतने दिनों तक इस केस का खुलासा नहीं हो पाया। तो अगर ये टेस्ट पुलिस ना करवाती तो शायद कभी भी ट्विंकल की मौत का राज न खुलता। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, किसी न किसी तरह वो बाहर आ ही जाती है। दृश्यम मूवी से प्रभावित होकर ये कांड करने वालों ने ये नहीं सोचा कि फिल्मी जिंदगी और हकीकत की जिंदगी में बहुत फर्क होता है। फिल्में काल्पनिक होती हैं और ये जिंदगी एक सच्चाई है जो हम जीते हैं। इसमें हर अच्छे बुरे दिन को हमें फेस करना होता है और डटकर उन बुरे दिनों का हिम्मत से मुकाबला करना होता है। तो इंदौर पुलिस की तारीफ की जानी चाहिए। इतने पॉलिटिकल प्रेशर होने के बावजूद पुलिस ने हार नहीं मानी और आखिरकार पुलिस को इस केस को सुलझाने में कामयाबी मिली। फिलहाल इन 5 आरोपियों बीजेपी नेता जगदीश करौतिया, उनके 3 बेटों अजय, विजय, विनय और जिसके खेत में यह कत्ल हुआ नीलेश, इन सब को गिरफ्तार कर लिया गया है और इंदौर के डीआईजी हरि नारायण की टीम ने यह केस सॉल्व किया था। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।